देखिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें आपको डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, डायग्राम, वर्किंग और एनर्जी लॉस और उसके यूजेस 4-5 चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, हम सभी को एक बार इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अब ट्रांसफार्मर होता क्या देख लें आप। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस बाय विच द एम्पलीट्यूड एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो करती है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए काम में लाया जाता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे वर्क करता है आपका ट्रांसफर। या आपका ऑब्जेक्ट ध्यान रखने, ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें आप। ठीक है, पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे कौन सी डिवाइस वर्क करती है, तो ट्रांसफार्मर करती है। इट कैन नॉट बी यूज इन डायरेक्ट डीसी करंट के लिए यूज नहीं होता है, आपको ये भी याद रखना। ठीक है, ये केवल अल्टरनेटिंग। इट वर्किंग बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ वेरिंग करंट। जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट के लिए लगाएंगे अपन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। डीसी करंट के ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको दिया है टाइप्स दिया है इसके, दो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट टाइप दिया है आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड टाइप आपको दिया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बड़ा सिंपल है, आप केवल डायग्राम देखेंगे और इनको समझ लेंगे, है ना। द ट्रांसफार्मर यूज्ड टू चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू हाई वोल्टेज। लो ईएमएफ को, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना है तो आपको स्टेप अप मतलब बढ़ाना, ऊपर उठाना। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करोगे आप। और स्टेप डाउन का द ट्रांसफार्मर यूज्ड टू चेंज हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग। हाई से लो करना है तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। लो टू हाई के लिए स्टेप अप और हाई टू डाउन के लिए आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और क्या मेन बात है ये भी देखना है इसके अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर द करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज लेस देन इनपुट। बिल्कुल, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो कम होगा, करंट की वैल्यू, करंट आउटपुट क्या होगा आपको कम मिलेगा क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है ना। द करंट वैल्यूज आउटपुट इज लेस देन दैट इनपुट। ये कौन सा है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कि आउटपुट जो करंट होता है वो इनपुट करंट से क्या होता है, कम होता है। लेकिन स्टेप डाउन में क्या है, द करंट इन आउटपुट इज मोर देन दैट इनपुट। स्टेप डाउन में क्या है कि आउटपुट करंट जो है इनपुट से ज़्यादा है। ठीक है, आउटपुट अगर ज़्यादा रहेगा इनपुट से तो वो स्टेप डाउन होगा, और आउटपुट अगर क्या रहेगा, कम रहेगा इनपुट से, तो वो स्टेप अप रहेगा। ये आपको स्टेप से दोनों टाइप याद रखना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर लो टू हाई करना है तो स्टेप अप, और हाई टू लो करना है वोल्टेज को तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको इशू होना नहीं चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे इसको। तो अ ट्रांसफार्मर हैज फॉलोइंग 3 पार्ट्स। ट्रांसफार्मर में आपको 3 पार्ट यूज करने हैं। फर्स्ट लैमिनेटेड कोर, प्राइमरी एंड कॉइल एंड सेकेंडरी कोर। 3 चीज़ मिल जाती है तो आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं। अब लैमिनेटेड कोर क्या होती है, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, जब हमने ईडी करंट के बारे में पढ़ा था। ईडी करंट को कम करने के लिए मैंने बताया था पतली पतली प्लेटें लेते हैं, उनके ऊपर वार्निश कर देते हैं और उनको एक के ऊपर एक थिक प्लेट बनाई जाती है। ठीक है, तो वही इस प्रकार से उन्हीं को बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। इसमें आगे लिखा भी आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है अ ट्रांसफार्मर consists of thin rectangular strip of soft iron से बनी हुई, placed one above the other and insulated from the each other by a point varnish। वार्निश पेंट कर लिया था इन पतली पतली प्लेटों के ऊपर, इनको एक के ऊपर रख दिया था। दिस फ्रॉम थिक रेक्टेंगुलर फ्रेम विच इज कॉल्ड द लैमिनेटेड कोर। और एक मोटी, है ना, थिक रेक्टेंगुलर कोर बनकर मोटी एक सरफेस बना लेते हैं, एक ऊपर पतली पतली। आप डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप से डायग्राम आप देखें। ये पतली पतली जो आप लाइन दिख रही है, पतली पत्तियां हैं, इनको पेंट वार्निश करके इनको अलग कर देते हैं और इनको एक ऊपर रख के एक थिन प्लेट तैयार कर लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखें यहाँ पर कि जब इसमें हम क्या करते हैं, जब प्लेट हमारी जो एक ऊपर एकदम रेक्टेंगुलर शेप में मिल गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ऊपर और एक नीचे साइड में इस तरह से पतले नरम आयरन वायर लेते हैं और उनको यहाँ पर राउंड करके लपेट देते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में कहें तो। ठीक है, इसमें लिखा भी आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा है ऑन वन आर्म ऑफ द कोर अ कोइल पी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वुड विच कॉल्ड द प्राइमरी कोइल। ठीक है, ऊपर क्या करते हैं, कॉपर वायर लेते हैं और उनको ऐसे राउंड करके कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कोइल। ये आपकी कौन सी है, प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइल। ठीक है ना। दिस कोइल इज कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग सोर्स। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑफ ईएमएफ ऑन द अदर आर्म, जो नीचे वाली आर्म है, नीचे वाली। ठीक है, ऑन अदर आर्म अनदर कोइल, दूसरी कोइल लेते हैं, एस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज बाउंड विच इज कॉल्ड, इसको हम नीचे को सेकेंडरी कोइल बोलते हैं, ये वाला लपेट देते हैं। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस कोइल इन शोन फिगर 7.6। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से लेमिनेटेड जो आपका कोर था, है ना, उस कोर के ऊपर आपने कर दिया, ऊपर और नीचे कॉपर वायर की कोइल को लपेट दिया आपने। ठीक है, ऊपर वाली प्राइमरी, नीचे वाली सेकेंडरी कोइल है। आपको मेन डिफरेंस क्या पता है, ऊपर वाली कोइल में देखो आप, ये नंबर ऑफ टर्न कितने कम है, और नीचे में नंबर ऑफ टर्न क्या है, ज़्यादा। की साइड में आपको बता रखा है यहाँ पर देखो, ऊपर वाली नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है, और सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न क्या है, ज़्यादा है। और अगर ऐसा अगर इसका उल्टा कर देते हैं आप, नीचे डायग्राम और आपको दिया है, बताना चाहूंगा यहाँ पर देखें आप, सेम ऐसा कैसे ही। अगर ऊपर प्राइमरी कॉइल में नंबर क्या करेंगे आप ज़्यादा, और नीचे सेकेंडरी कॉइल में नंबर क्या देंगे कम, तो ये दो टाइप के आपके सेम वो ट्रांसफार्मर बन जाते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा है, तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और अगर प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है और सेकेंडरी में क्या है, कम है, तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। देखिए अब ये ज़्यादा है, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न है, सेकेंडरी में कम टर्न है आपके, तो यहाँ पर डायग्राम में जो दिखाया गया है, ये पहली में ज़्यादा और सेकंड कॉइल में टर्न कम है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ आप देखेंगे तो प्राइमरी कॉइल नंबर टर्न्स क्या है, कम है, सेकंड में क्या ज़्यादा, तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, दोनों का इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन तैयार हो गया, व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड राइट इट्स टाइप। तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे वर्क करता है। ठीक है, और इसके बाद आपने पढ़ लिया इसके बारे में, ये दो टाइप के होते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कवर करता है और डीसी के लिए वर्क नहीं होता है। क्लासिकली यूज करते हैं दो टाइप का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप का यूज काम करेंगे हम, स्टेप अप का यूज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, स्टेप डाउन का हाई से लो कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट में बनता है, लिमिट कोर, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, 3 इसके मेन पार्ट है। इसको बनाने के लिए अगर प्राइमरी कॉइल नंबर टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल में कम है, सेकेंडरी में तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। आपका ये जो 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो भी आपने क्या देख लिया, ट्रांसफार्मर, उसके टाइप्स देख लिए, 2 टाइप होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे इनको पहचानने का तरीका क्या है, अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम हो, सेकेंडरी में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, जाएगा स्टेप अप, ठीक है। और इसको उल्टा, अगर ये प्राइमरी में क्या हो, ज़्यादा हो, सेकेंडरी में क्या हो, तो स्टेप डाउन। इस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वर्किंग एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पर हम लिखा है, व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल आर कनेक्टेड टू सोर्स। हमें पता है प्राइमरी कॉइल को क्या कर दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अ वेरिंग करंट फ्लो थ्रू अ प्राइमरी कॉइल व्हिच लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इन फेज π/2। मतलब क्या करते हैं, जब हम प्राइमरी कॉइल पे है ना, जब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होता है जिससे क्या होता है, ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का फेज डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। यानी यहाँ पर जो करंट है वो ईएमएफ से क्या होता है, π/2 पीछे रह जाता है। यानी अगर मैं बात करूँ, वोल्टेज का फॉर्मूला रहेगा V = V0, अगर साइन ओमेगा टी रहेगा, ठीक है, तो करंट हो जाएगा I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 फेज डिफरेंस में करंट जाता है पर पीछे हो जाता है। कब, जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने लग जाते हैं, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी कॉइल 0, तो प्राइमरी कॉइल में पावर फैक्टर हो जाएगा 0 हो जाएगा। द वेरिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस्ड अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कोर द ट्रांसफार्मर, दस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द सेकंडरी कॉइल। पहली, जब यहाँ पर पहली कॉइल में आप करंट फ्लो करते हैं, इससे क्या होता है, सेकंडरी कॉइल के अंदर हमें पता है, हमने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था कि जब प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं और उसके पास में की कॉइल में क्या होता है, अपने आप इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसमें इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। यही बोला गया है कि फ्लक्स लिंक विद द सेकंडरी कॉइल चेंज, तो सेकंडरी कॉइल्स में जो फ्लक्स उसमें चेंज होने लगता है, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकंडरी कॉइल इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ द सेम एज दैट द अप्लाइड ईएमएफ द प्राइमरी। जब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है सेकंडरी कॉइल में, वो फर्स्ट कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ के, फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया है उसके बराबर होती है। दोनों का ईएमएफ, यहाँ पर भी जो ईएमएफ आपने दिया है और यहाँ जो जनरेट हुआ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यहाँ पर आपने अप्लाई किया है, तो जो अप्लाई होने वाला ईएमएफ है उसके कारण सेकंडरी कॉइल के फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो अप्लाइंग ईएमएफ की रहती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, देखें आप, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंडरी कॉइल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो सेकंडरी कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन सेकंडरी टू द प्राइमरी कॉइल। फर्स्ट और सेकंडरी, पहली प्राइमरी कॉइल और सेकंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर। और द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल पे आप कितना ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, कितना ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो सोर्स है कितने वोल्ट का उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंडरी कॉइल पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर एंड अप्लाइंग इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर, 2 बातों के ऊपर यहाँ पर सेकंडरी कॉइल में जनरेट होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ वो इन 2 बातों पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, if E is the EMF induced per turn of the secondary coil, यहाँ पर E जो है वो सेकंडरी कॉइल का EMF है पर टर्न, एक टर्न का। इट विल बी सेम द प्राइमरी कॉइल, क्योंकि हमने देख लिया जितना ईएमएफ प्राइमरी कॉइल पे उतनी कितना है सेकंडरी कॉइल पे, तो प्राइमरी कॉइल के पर टर्न पे जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उतने का होगा, उतने प्राइमरी कॉइल पे भी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ it will be same the primary coil, सेम रहेगा। Now is the potential difference across the primary coil is the EP, the EMF induced in secondary coil ES, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल का EMF कितना होगा, प्राइमरी कॉइल का EMF हो गया EP और सेकंडरी कॉइल कितना हो जाएगा ES, ठीक है। Then EP is equal to NPE and ES is equal to NSE. When the number of turns in the primary coil is NP, the number of turns secondary coil NS. Now is the magnetic flux link which each turns of phi. Then for an ideal transformer, when the no leakage of flux, the EMF induced in each turns of secondary coil. यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट होने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा EP, उसकी वैल्यू जाएगी NP, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंडरी कॉइल का, ठीक है। और सेकंडरी कॉइल का जो ईएमएफ रहेगा वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंडरी कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है और इतने कहाँ पे रहेगा, इतना ही रहेगा प्राइमरी कॉइल। तो ये 2 इक्वेशन बनकर निकलती है यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है और उससे फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में ईच टर्न से, प्रत्येक टर्न से कनेक्टेड जो ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा हमने, इक्वल कितना होता है, इक्वल टू होता है d∅/dt, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 भी मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताया था आप देखने, आपने कहा था E P = NPS NPE, तो यहाँ से आप E फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू जाएगा EP/NP। इसी प्रकार भी देखा था आपने ES = NSE, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी जाएगी, ES/NS। इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे रहे हैं, दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। इनको कंपेयर करके देखो आ गया ES/EP/NP और ES/NS, ठीक है। इनको हमने दोनों इक्वल कर दिया और इनका जो रेशो होता है, ठीक है, क्या था आपका EP/NP = ES/NS, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा EP/ES = NP/NS। और इनका जो रेशो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, यहाँ लिखा भी गया है आगे, है ना। हेंस ES/EP = NS/NP = R। अब इसको उल्टा कर दिया उन्होंने, हेयर द क्वांटिटी R इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर रेशो, से ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं। इट इज मोर देन 1 इन स्टेप अप, स्टेप अप के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, लेस देन 1 इन स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन की वैल्यू होती है 1 से कम होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका था प्रिंसिपल था, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है प्रिंसिपल इसका। इसके बाद यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है इसका एनर्जी लॉस का, तो आप उसके पॉइंट याद रखें बस केवल, ठीक है। एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, ये टॉपिक वाला दिया है, एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी लॉस कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो 1 कॉपर लॉस, है ना, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक, और थर्ड यहाँ पर दी है आयरन लॉस, फोर्थ दी लॉस ड्यू टू लीकेज टू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। 4 टाइप्स यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया देखें आप, कॉपर लॉस, इसको समझ लेते हैं हम कॉपर लॉस को। लिखा इन प्रैक्टिस the energy obtained from the secondary coil of a transformer is shown that less than the energy imparted to its primary coil. This loss in energy in a transformer is the following 4 terms। क्या होता है कि अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उससे हम एनर्जी लेते हैं
तो वो प्राइमरी कॉइल पे जो आपने एनर्जी दी उससे क्या होती है, उससे कम मिलती है। मतलब आपने इनपुट ज़्यादा दिया, मतलब आपने माना कि इनपुट दिया 5 एम्पीयर का करंट और आउटपुट मिल रहा है 4.5 एम्पीयर, तो 0.5 एम्पीयर जो करंट आपको कम मिल रहा है, आउटपुट कम है यहाँ पर, तो आउटपुट कम हो रहा है, एनर्जी जो हो रही है वो लॉस हो रही है। तो एनर्जी लॉस होती है 4 टाइप की, कॉपर लॉस, हाई स्ट्रेस लॉस, आयरन लॉस एंड लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कॉपर लॉस में क्या है कि जब लिखा है सम पार्ट ऑफ एनर्जी इंपार्टेड टू द प्राइमरी कॉइल इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट वायर ऑफ इट्स कॉइल, दिस कॉल्ड इज कॉपर लॉस। क्या होता है जब करंट फ्लो होता है ना, जब प्राइमरी कॉइल में आप क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो कॉपर वायर अपने कॉइल में लपेट रखे हैं टर्म्स में, तो वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने से एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। टू रिड्यूस इट द वायर ऑफ प्राइमरी कॉइल इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर थिन एंड द वायर ऑफ सेकेंडरी कॉइल स्टेप ट्रांसफार्मर थिक, लिखा है। तो आप इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको लॉस को कम करना है तो आपको प्राइमरी कॉइल में जो आपका वायर है वो आपको थिक लेना पड़ेगा और सेकेंडरी कॉइल का जो वायर आपको लेना पड़ेगा थिन लेना पड़ेगा। ऐसा कर देते हैं तो आप इस प्रकार की लॉस को कम कर सकते हैं। सेकंड लॉस देखें, हाइस्टेरेटिस लॉस। इसमें क्या होता है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटिज्म ऑफ आयरन कोर अगेन एंड अगेन ड्यू टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड द हाइस्टेरेटिस लॉस। टू रिड्यूस इफ द कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। यहाँ पर बोला है कि एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो जो आपकी कोर है आयरन कोर, उसको मैग्नेटिज और डीमैग्नेटिज करने में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिज और डीमैग्नेटिज करने में जो एनर्जी का कुछ पार्ट है वो हीट ग्रुप में वेस्ट हो जाता है, तो इसे हाइस्टेरेटिस लॉस बोलते हैं। आपको अगर इसको कम करना है तो आपको जो आयरन कोर जो आपने लिया है ना, जो आपका कोर है वो आपको सॉफ्ट आयरन का बनाना पड़ेगा, तो आप इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन लॉस। ये पढ़ लेते हैं लिखा है सम पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन द फॉर्म द हीट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईडे करंट इन द कोर, दिस इज कॉल्ड आयरन लॉस। टू रिड्यूस इन द कोर इज लिमिटेड। बिल्कुल है ना, आपने अगर एक के ऊपर एक इस प्रकार से पत्तियों को जमाया तब आपने थिक शीट तैयार की है, तो क्या होता है जब करंट फ्लो होता है जिससे क्या होती है गर्म हो जाती है, इनके गर्म होने से क्या होता है एनर्जी को लॉस होता है हीट के रूप में, इसे आयरन लॉस बोलते हैं। इसको अगर आपको क्या करना है लॉस को कम करना है तो आपको करना पड़ेगा इन जितने भी प्लेट्स हैं आयरन कोर्स हैं इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पेंट करना पड़ेगा, लेमिनेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा इनसे हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और लास्ट आपका लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड फ्रॉम द हीट ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टू रिड्यूस इट द कोर इज टेकन फ्रॉम द क्लोज फ्रेम, है ना। लिखा है कि एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लीक होने के कारण वेस्ट हो जाता है हीट के रूप में, और इसको आपको कम करना है तो आप इसको पूरे ट्रांसफार्मर को, है ना, पूरी कोर को, जो पूरा आपने ये कोर लिया है इसको पूरा बिल्कुल क्या करना है क्लोज फ्रेम में रखना पड़ेगा, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो 4 प्रकार से एनर्जी होती है। फर्स्ट हमने क्या देखा है कॉपर लॉस। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी कॉइल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो आपने कॉपर वायर लिए हैं, है ना, ये गर्म हो जाते हैं तो एनर्जी हीट ग्रुप में इनमें से वेस्ट हो जाती है। सेकंड आप ले रहे हैं हाइस्टेरेटिस लॉस। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो आपका आयरन कोर है उसको बार-बार मैग्नेटाइज करने में उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। थर्ड आयरन लॉस हो गया। इसमें क्या होगा जो आपका जो कोर है आयरन कोर है इसके अंदर ईडे करंट जनरेट होता है, जिसके कारण कुछ पार्ट हीट एनर्जी ग्रुप में वेस्ट हो जाता है, इसको कम करना तो आपको आयरन कोर को इंसुलेटेड लेमिनेट करना पड़ेगा। एंड फोर्थ है फ्लक्स लीकेज के कारण। तो आप इस प्रकार से इनका क्या बोलते हैं इसको लॉस भी आप इस प्रकार सकते हैं और लॉस पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आप ज़्यादा डिटेल ना लिखते हुए आप मेन पॉइंट लेते हैं। ठीक है, लिखा है फर्स्ट यूज ट्रांसफार्मर इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द पावर जनरेटिंग स्टेशन। जहाँ से बिजली बनती है वहाँ से बिजली को पावर को बहुत लंबी डिस्टेंस तक भेजने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज जनरली किया जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट यूज देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर और क्या यूज है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विच जनरेट वोल्टेज अदर देन द वोल्टेज सप्लाइड फ्रॉम द मेंस। ये लिखा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनके अंदर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए भी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर जो हम घर में यूज करते हैं उसमें ट्रांसफार्मर ही है। ठीक है, उसमें आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज इन पावर ट्रांसमिशन एट जनरेटिंग स्टेशन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो इन टेलीविजन वायरलेस सेट्स एक्सरे ट्यूब्स एंड प्रोवाइड हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि जो ट्रांसफार्मर है, जो आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। कहाँ से, स्टेशन से घर तक बिजली भेजने के लिए। और जो डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि आपका टेलीविजन वायरलेस सेट्स, इनके अंदर कौन सा स्टेप डाउन होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन एट द जनरेटिंग स्टेशन। स्टेप अप आल्सो यूज्ड, सो ये स्टेप अप आपको टेलीविजन में वायरलेस सेट्स में इनमें आपको देखने को मिलता है। थर्ड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल्स, रेडियो सेट्स, है ना, वेल्व हीट्स विद नाइट लैम्प इन वेल्डिंग पर्पस एंड द पावर सब स्टेशन स्टेप डाउन द वोल्टेज बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर, है ना। इसको मतलब कहने का मतलब है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए, जहाँ पर जनरेटर से ज़्यादा वोल्टेज करंट जनरेट होता है, लेकिन आपको घर में 220 वोल्ट करंट भेजना है, तो क्या होता है घर के अंदर बिजली भेजने के लिए स्टेप डाउन का यूज करेंगे, क्योंकि पावर स्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होता है, तो उसको कम करके आपके घर तक भेजता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, आपका बल्ब 9 वोल्ट का है, तो उसको कम पावर चाहिए तो वो कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज है, इस प्रकार आप यूज भी याद कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका इसमें।